Hello students, welcome you again in chemistry class, and this is our third video lecture of this chapter, surface chemistry. And in this video lecture we will study about the classification on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए आप कि हमारे पास में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनमें डिस्पर्स फेज जो हम कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और डिस्पर्शन मीडियम यानी कोलाइडल पार्टिकल जिस मीडियम में डिसॉल्व किया हुआ है हमने, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इंट्रैक्शन होती है, उसके बेस पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक कोलाइड। पहले हम देखते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। अब लायोफिलिक में जैसा पता चल रहा है हमें, लायो वर्ड्स जो है या लायोफिलिक का मीनिंग अगर हम देखें तो लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक मीन्स होता है लविंग। ठीक है, तो अगर या लिक्विड या सॉल्वेंट भी कह सकते हैं हम, तो सॉल्वेंट से अगर लविंग नेचर शो करता है सॉल्यूट, या कोलाइडल पार्टिकल लविंग नेचर शो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे गम है, जेलेटिन है, स्टार्च है, रबर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इनमें आप देखते हैं कि जैसे ही अगर आप एक पार्टिकल को बाहर लेंगे तो आपको उसके साथ में डिस्पर्शन मीडियम यानी जिसमें उसको डिसॉल्व किया हुआ है वो भी आपको साथ में आता हुआ नजर आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम लायोफिलिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉल्व इज दैट इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज, अगर इसको आप अलग अलग कर देते हैं एक दूसरे से, चाहे वो इवेपोरेशन से अलग कर रहे हो, द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम में इसको वापस मिला करके आप इन्हें दोबारा बना सकते हैं। दैट इज़ वाई द सोल्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल। इस सोल को हम रिवर्सिबल सोल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज को एक दूसरे से अलग कर देते हैं लायोफिलिक में, तो आप जब दोबारा इन्हें आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर दोबारा से आपके पास में कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोल हैं, ठीक है, ये क्वाइट स्टेबल हैं। ठीक है, कैन नॉट बी इजली कोगुलेटेड, आसानी से कोगुलेट भी नहीं होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिला दें या फिर हीट करें तो वो कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कोगुलेट नहीं होते हैं। कोगुलेट होने से मेरा मतलब है जो इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, जिसको हम कोलाइडल पार्टिकल कह रहे हैं, वो आपस में इकट्ठे होकर के सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं होते हैं ईजिली। ठीक है ना, तो वो सस्पेंडेड ही रहते हैं, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई आपको? इसमें जो अपने मेन इंपॉर्टेंट बात बताई है वो क्या है, एक तो डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स फेज के बीच में एफिनिटी है बहुत ज़्यादा। दूसरा हमने कहा कि अगर हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करने के बाद दोबारा मिलाने पर कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, यानी वो रिवर्सिबल है। और तीसरा हमने कहा कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब आ जाते हैं हम लायोफोबिक के अंदर। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड। तो लायो मीन्स जैसा भी मैंने बताया था क्या है, लिक्विड या सॉल्वेंट, और फोबिक मीन्स होता है हीटिंग। ठीक है, तो यानी जो लिक्विड से हीट करे या रिपेल करे उसे हम लायोफोबिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे मेटल, ठीक है, सब्सटेंसेस लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड, ये लायोफोबिक कोलाइड बनाते हैं। When simply mixed with dispersion medium do not form a colloidal sol. Their colloidal sol can be prepared only by special method. आप डायरेक्ट इसका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। जैसे मेटल या मेटल सल्फाइड को डायरेक्ट आप सॉल्वेंट में डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज में लिए जाते हैं जो हम इसी चैप्टर के अंदर आगे स्टडी करेंगे। Their colloidal sol can be prepared only by special method, जैसा मैंने अभी बताया। तो such sol are called lyophobic sols. These sols are readily precipitated. इनकी खास बात होती है कि ये प्रेसिपिटेट होने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब तुरंत प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, कोगुलेट हो सकते हैं अगर इनमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो, बाय हीटिंग और बाय शेकिंग। ठीक है, उसको हीट करके या थोड़ा सा शेक करके, हैंस आर नॉट स्टेबल, इसलिए स्टेबल नहीं होते। फर्दर
वंस प्रेसिपिटेटेड, एक बार अगर ये प्रेसिपिटेशन इनका हो गया तो दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइडल सोल बाय सिंपली एडिशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। इन्हें एक बार अगर आपने सेपरेट कर दिया तो दोबारा जब आप इनको मिलाएंगे तो दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ये प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट कर दिया तो दोबारा मिलाने पर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और लायोफोबिक सोल्स जो है नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर इसे प्रिजर्व रखना चाहते हैं लंबे टाइम तक तो आपको इसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं मिलाते हैं तो उसका कोगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बिल्कुल देखो एक सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो जैसे हम कह रहे हैं तो लायोफिलिक है, तो यानी कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज़्यादा एफिनिटी, बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लव है, उन्हें सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, तो हम कह रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन जो लायोफोबिक है वो पहले से ही क्या है, सॉल्वेंट हीटिंग है, तो जिसमें पहले से ही नफरत है उसमें थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कहा वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर नेचर है, जो लायोफोबिक होते हैं उनमें बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं है, दे आर रेडी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालना, तो यू हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन सो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इजीली, एक दूसरे से बहुत आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलें। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज मतलब हमारे पास जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है जिसको अपन कोलाइडल पार्टिकल कह रहे हैं, ठीक है, वो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उसके बेस पर अपन इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वैसे 3 पार्ट्स में कर रहे हैं, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड की। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है, तो एक बड़े साइज का कोलाइडल पार्टिकल एक बड़े साइज का पार्टिकल बनाएंगे जो कोलाइडल रेंज का होगा, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का होगा। तो इस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं उन्हें आप बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। ध्यान रखना, सिंगल पार्टिकल कोलाइड नहीं बनाता है। जब ये छोटे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होते हैं तो एक कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जो गोल्ड सोल बनता है, गोल्ड के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं मोर देन 100 पार्टिकल्स गेट टुगेदर एंड दे एग्रीगेट अब बिग पार्टिकल, है ना, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, तो उसका साइज वेरी कर सकता है एक दूसरे से, लेकिन वो कोलाइडल सोल बनाते हैं। ऐसे ही सल्फर के लिए है, थाउजेंड्स ऑफ सल्फर के जो पार्टिकल हैं, S8 सल्फर है, साइज बहुत छोटा है, तो ऐसे पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, कोगुलेट होंगे, आपस में मिलकर के एग्रीगेट होंगे और एक कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाएंगे। तो वो इस तरह से बहुत सारे जब S8 के पार्टिकल कोलाइडल साइज वाले होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद आता है मैक्रो मॉलिकुलर। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, है ना, जाइंट शेप। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं विच इटसेल्फ आर ऑफ जाइंट शेप और कोलाइडल रेंज शेप, ठीक है, उनकी जो शेप होती है, सॉरी जो साइज होता है वो कोलाइडल रेंज का होता है, ठीक है, तो उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, प्रोटीन हुआ, एंजाइम है, तो इनका जो साइज होता है ना बेटा वो कोलाइडल रेंज का होता है, तो इसलिए हम इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। ये मैन मेड भी हो सकते हैं। मैन मेड की बात करें तो पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिंथेटिक रबर, ये सब भी मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एसोसिएटेड कोलाइड, तो देखो एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, किसे कहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है, जब वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन पर होते हैं, तो वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और आपस में एग्रीगेट होकर के
और एक बड़े साइज का पार्टिकल बना लेते हैं जिसे अपन मीसेल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि कुछ पार्टिकल का साइज कम छोटा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेंगे, ठीक है, लो कंसंट्रेशन पर। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में मिल करके एग्रीगेट होकर के और बड़े साइज का पार्टिकल बनाने लग जाते हैं जिसे मीसेल कहते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स को हम एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक टर्म और है कि जो ये मीसेल की फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होती है। ध्यान रखना, मीसेल की फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन होगी। तो वो टेम्परेचर जो है ना बेटा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान रखना, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसी तरह से एक कंसंट्रेशन होगी, अगर उस कंसंट्रेशन से ऊपर कंसंट्रेशन होगी तो ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो ही मीसेल बनेगा वहाँ पर। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, CMC। CMC बोले तो इट इज़ क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन बने, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन के ऊपर मीसेल की फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस, और अगर इनका डाइल्यूशन करते हैं, इनमें पानी मिलाते हैं तो वापस वो इंडिविजुअल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास। यानी सोप और डिटर्जेंट जो है वो इस क्लास में आते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड की क्लास में आते हैं। अगर हम सोप की बात करते हैं तो सोप के लिए जो CMC है, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन है बेटा, वो ध्यान रखें 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल पर लीटर होती है, ठीक है। एंड द कोलाइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट। इनमें दो पार्ट होते हैं, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है, ठीक है। और एक मीसेल में लगभग 100 मॉलिक्यूल के आसपास या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ डायग्राम से समझें। देखिए यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो एग्जाम्पल है ये सोडियम स्टीरेट का है, ठीक है। सोडियम स्टीरेट में दो पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं। एक पार्ट जो है वो तो हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको ये हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट है, और इसमें ये जो पार्ट है इसको हम टेल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें एक सोडियम आयन भी है, ध्यान रखना, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसको हम सोडियम आयन को हटा करके देखते हैं, तो अगर सोडियम आयन नहीं होगा तो हमारे पास में दो पार्ट दिख गए। देखिए तो ये वाला पार्ट दिख गया है, ठीक है, जो टेल पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है इसे हम हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, यानी वाटर रिपेलेंट, वाटर से दूर भागता है। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाटर से अट्रैक्ट होता है। एक वाटर से अट्रैक्ट होगा और एक वाटर से रिपेल होगा, ये दो पार्ट हैं इनके अंदर। ये सोप जो मॉलिक्यूल है बेटा उसका स्ट्रक्चर है, इसे आप यूँ भी शो कर सकते हैं। टेल पार्ट को मैंने यूँ शो कर दिया है इसमें, ठीक है, ये टेल पार्ट हो गया हमारे पास, और जो हेड पार्ट है उसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में शो कर दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि जब कंसंट्रेशन बेटा कम होती है, ठीक है, जैसे पहला वाला केस देखें आप, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, तो लो कंसंट्रेशन पर जो एक आपके पास सोप पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो टेल पार्ट है वो वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वो ऊपर की तरफ है, और जो हेड पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर की तरफ है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पूरे वाटर में सस्पेंडेड है। अब एक क्वेश्चन बच्चों का आता है, सर इस सोडियम आयन का क्या हुआ। एक्चुअली सोडियम आयन जो है ना बेटा, वो भी ध्यान रखना, इसके अंदर इस जो ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, इस सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। सोडियम आयन जो है वो यहाँ पर सस्पेंडेड रहेंगे इस तरह से बीच में, ठीक है, ये सोडियम आयन मान लेता हूँ। और नेगेटिव आयन जो है वो हमें दिख ही रहेंगे, ऊपर चले गए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मीसेल की, अब मान लो कंसंट्रेशन मीसेल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, तो ये अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इसका टेल पार्ट है ना वो तो अंदर की तरफ आ जाएगा। देखो टेल पार्ट जो है वो वाटर के अंदर की तरफ आ गया है, और जो हेड पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो बाहर की तरफ है। अब देखो हेड पार्ट बाहर की तरफ है, तो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, और लगभग 100 और मोर देन 100 पार्टिकल्स विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दैट, और इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड मीसेल। इसे हम क्या बोलेंगे, मीसेल बोलेंगे। तो ये मीसेल की फॉर्मेशन हमें इसके अंदर नज़र आ रही है, ठीक है।
ये मीसेल हो गया। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये यही चीज़ है, ठीक है। अब जरा हम क्लींसिंग एक्शन की ओर बात करते हैं इसकी, कि क्लींसिंग एक्शन किस तरह से होता है इसका, इसको देखते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसा अभी मैंने बताया कि जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट ए वाला आपको इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इस ए डायग्राम में इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये जो ए वाला आपको डायग्राम दिया गया है, इस ए डायग्राम में आप देखें कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये सब ये ग्रीस है, ठीक है। और ये ग्रीस का जो पार्टिकल है ये कहाँ पर है, ये क्लोथ के ऊपर लगा हुआ है। ये क्लोथ को हम ये मान लेते हैं कि ये क्लोथ है, ठीक है। उस क्लोथ के ऊपर ग्रीस लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको वेट करेंगे और वेट करके उस पर सोप को अप्लाई करेंगे तो सोप के पार्टिकल ग्रीस में इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे। ऐसे अरेंज क्यों किया, क्योंकि ग्रीस का मतलब होता है बेटा ऑयल, ठीक है। ग्रीस का मतलब ऑयल हो गया। और यहाँ चारों तरफ क्या है, यहाँ चारों तरफ वाटर है, ठीक है। ये जैसे सपोज ये चारों तरफ वाटर है, यहाँ चारों तरफ वाटर है, तो नेचुरल है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो वाटर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हेड पार्ट होता है इसका, ये हेड पार्ट जो है ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो हेड पार्ट वाटर की तरफ है, और जो इसका टेल पार्ट है वो ऑयल के अंदर पेनिट्रेट हो गया है, ठीक है। इसने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे नेचुरल है कि वो इस हेड पार्ट को इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। हेड पार्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इंटरेक्शन करेंगे और इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से जब इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है मीसेल का, वो इस तरह से कैसा हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा। ऐसे राउंड शेप हो गया ये, ठीक है। और इसको हम मीसेल कह रहे हैं। अब जितने भी मीसेल होंगे उन सबके ऊपर सेम चार्ज होगा। इस मीसेल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मीसेल पार्टिकल्स अवेलेबल इन वाटर, ठीक है। जब आप वॉशिंग करते हैं तो दीज सेम चार्ज मीसेल पार्टिकल विल रिपल फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल होंगे, कोगुलेट नहीं होंगे और सस्पेंडेड रहेंगे पूरे में और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। और जब आप रिंस करेंगे कपड़ों को तो रिंस करने पर क्या होगा, वो पूरा जो मीसेल है बना है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप के साथ में वो बाहर निकल जाएगा। तो ऑयल ड्रॉप जो कपड़े पर थी वो मीसेल की फॉर्म में बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये इसका क्लींसिंग एक्शन हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो देखिए इसके बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, केमिकल मेथड की, ठीक है। तो केमिकल मेथड में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज पहला है आर्सेनिक ऑक्साइड लिया आपने। आर्सेनिक ऑक्साइड में आप के सॉल्यूशन में आप H2S गैस को पास करें, क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब जो आर्सेनिक सल्फाइड आपके पास बना, ठीक है, ये आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और किस में सस्पेंडेड होगा, वाटर में सस्पेंडेड रहेगा, तो बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड और H2S गैस, ठीक है, इन्हें रिएक्शन कराएं तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर आपके पास वाटर की फॉर्मेशन होगी और सल्फर के जो पार्टिकल हैं वो वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे, तो वाटर में सल्फर के पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली गोल्ड क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर, इनकी रिएक्शन कराएं तो जो गोल्ड क्लोराइड है बेटा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है, और वो किस में सस्पेंडेड होंगे, फॉर्मिक एसिड और HCl के सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होंगे, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। सिमिलरली फेरिक क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फेरिक क्लोराइड जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल पार्टिकल जो HCl के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये केमिकल मेथड है, आपने केवल रिएक्शन कराई है, रिएक्शन के बेस पर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखिए इसको ब्रीडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं। पहले तो ये समझिए कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन तो आपने सुना होगा टर्म, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपस में मिल जाना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूट जाना, पार्ट्स के अंदर टूट जाना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है उसका साइज कोलाइडल साइज से बहुत बड़ा है तो हम उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके। उस मेथड को हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं और इसका एक एग्जांपल है ब्रीडिंग आर्क मेथड।
अब बेटा हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रीडिंग आर्क मेथड बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इस नाम से ही पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझें, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा, मैं बार बार उसको बोल देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लिया करें, ठीक है ना, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ब्रीडिंग आर्क मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझना। खासकर कि जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो मेटल हैं, अगर इन मेटल्स का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए जो हम मेथड काम में ले रहे हैं वो है ब्रीडिंग आर्क मेथड। देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए ब्रीडिंग आर्क मेथड में आप क्या करते हैं, पिक्चर को इधर ले आते हैं। ब्रीडिंग आर्क मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपने एक लार्ज कंटेनर लिया है, उस लार्ज कंटेनर में यहाँ पर आपने आइस क्यूब्स लगा दिए, मतलब बहुत सारे आइस क्यूब आप यहाँ पर अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे आइस क्यूब अरेंज कर दिए, इस तरह से दिखा नहीं रखा है, ये आइस है, आइस पैक्ड है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी आइस है। और फिर आपने क्या किया है कि यहाँ पर एक कंटेनर और लगाया है, इस कंटेनर में आपने डिस्पर्शन मीडियम, मोस्टली डिस्पर्शन मीडियम की फॉर्म में हम KOH काम में लेते हैं, ठीक है, KOH ले लिया। और इसमें हमने ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड हम गोल्ड के, प्लेटिनम के लगा सकते हैं, तो मैंने AU के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब क्या होगा, इसमें आप हाई वोल्टेज करंट पास करें इलेक्ट्रोड्स में, और जैसे ही हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड जैसे ही एक दूसरे से टच होंगे, देखो इस तरह से एक दूसरे से टच होंगे, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे। तो इतना हाई टेम्परेचर होगा कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये उसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो सॉल्वेंट है या जो डिस्पर्शन मीडियम है वो आइस कूल कर रखा है, ठीक है। तो आइस कूल्ड होने की वजह से जो पार्टिकल्स बनेंगे, जैसे ही वो वेपर्स बनेगी, वो तुरंत कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होने के बाद में इस डिस्पर्शन मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में वो सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल साइज के, वो इसमें सस्पेंडेड हो जाएंगे, तो हमारे पास में गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी तरह से आप गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके बारे में, ये क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया अपना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन एक्चुअली क्या है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन था, उसमें जो सॉल्यूट था, अगर वो सारा का सारा सॉल्यूट इनसॉल्युबल हो गया, तो हम बोलेंगे वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, उसको अगर मैं कोलाइडल सोल में चेंज कर दूँ, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। तो इसके लिए करा क्या जाए, समझना। जो आपके पास प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को आप क्या करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम में डाल देंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, ठीक है। तो उससे वो जो प्रेसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट को के आयंस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने से चार्ज गेन कर लेगा। अब जब उनमें सेम चार्ज होगा तो वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हो जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ और लेते हैं। देखिए पेप्टाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द प्रोसेस, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लें। एक्चुअली ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दो प्रेसिपिटेट में, ठीक है, प्रेसिपिटेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, वो अपने आप आयंस को गेन करके एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। अब द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट काम में लेंगे ना, उस इलेक्ट्रोलाइट को आप पेप्टाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। तो प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड काम में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो पेप्टाइजेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब, जैसा मैंने आपको बताया था अभी
कि प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब कर लेता है वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस. दिस कॉज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट विच अल्टीमेटली ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ साइज ऑफ अ कोलाइड, और पूरे में सस्पेंडेड हो जाते हैं. बात समझ में आ गई. प्रेसिपिटेट आयंस को गेन करेगा, चार्ज गेन करेगा, सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा और पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे. और पहले वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्यों थे? क्योंकि पहले उन पर चार्ज ही नहीं था. चार्ज नहीं था तो आपस में उन्होंने कोगुलेशन कर लिया. ठीक है, आगे देखते हैं. अब इसके बाद बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाए. ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए देखिए क्या होता है, प्यूरिफिकेशन क्यों करते हैं ये भी समझना ज़रूरी है. कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. हो सकता है वो इम्प्योरिटीज़ आयंस की फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस के अंदर होता है तो उसे भी हम इम्प्योरिटी कहते हैं. तो उसे अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसे सेपरेट करने का जो मेथड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कह रहे हैं. अब इस बुक के अकॉर्डिंग देखें हम प्यूरिफिकेशन क्या है. अब यहाँ पर कहा गया है द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. या आप बहुत इजी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स प्यूरिफिकेशन. उसका अपन प्यूरिफिकेशन बोलेंगे. अब प्यूरिफिकेशन के मेथड्स बहुत सारे हैं. पहला मेथड है डायलाइसिस. ठीक है, तो पहले अपन डायलाइसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि डायलाइसिस क्या होता है. चलिए, तो देखिए डायलाइसिस क्या है. एक्चुअली में आप इसको यूँ समझें, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बने हुए किसी कंटेनर में या बैग में डाल दें और फिर हम वाटर को कॉन्स्टेंटली फ्लो करें. आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम में ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, डायलाइसिंग मेम्ब्रेन भी इसको कह रहे हैं. एक्चुअली ये क्या है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन हमने ली है इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल दिया, क्रिस्टलाइट्स को डाल दिया, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा है और जो इसमें आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, उनका साइज छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वाटर का फ्लो करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, वो क्या होगा, यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस. इनमें से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. और क्योंकि वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो नेचुरल है कि ये जो आयंस, एक्सेस आयंस है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे. और हमारे पास जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस के अंदर थे वो अपने आप कम हो जाएंगे. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस कहते हैं. ध्यान रखना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डायलाइसिस. क्लियर है. अब ये डायलाइसिस जो प्रोसेस है ना बेटा, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है. ध्यान रखना, जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस को मुझे फास्ट करना है थोड़ा सा. तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं. अब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए हैं. ठीक है, एक यहाँ पर कैथोड है आपके पास और एक यहाँ पर एनोड है. अब हमने कहा कि बाहर क्या आ रहा था, यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बाहर आ रहे थे. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर आ रहे थे. लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो नेचुरल है जो नेगेटिव आयंस हैं वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फास्टली इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और ये जो डायलाइसिस का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा. अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करके डायलाइसिस किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस. ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहलाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो ये इलेक्ट्रोडायलाइसिस हो गया है. चलिए अब आगे चलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझते हैं. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं कोलाइडल पार्टिकल को सॉल्वेंट में से. ठीक है, एंड सॉल्युबल सॉल्यूट. इसको एक बार रीड आउट कर देते हैं अपन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट. ठीक है,
and soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters। एक स्पेशली फिल्टर बनाया जाता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंस एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल, जिसमें से सारे सब्सटेंस निकल सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल नहीं निकलेंगे। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब देखो बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को समझना। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेंगे, जो आपने लैब में देखा होगा, जो फिल्टर करने के लिए आप पेपर काम में लेते हैं वो फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, उसको लेंगे आप सबसे पहले, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं ना बेटा वो बहुत बड़े होते हैं। तो उन पोर्स में से एक्चुअली क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू, उसके आर पार जा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि उनके जो पोर्स का साइज है उसको थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज को थोड़ा छोटा करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोलोडियन सॉल्यूशन काम में लेंगे। उस कोलोडियन सॉल्यूशन के अंदर हम फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, और जब उसको डिप करेंगे तो कोलोडियन सॉल्यूशन की वजह से जो उसका पोर्स थे फिल्टर पेपर के, उसका साइज जो है पहले के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा। अब ये कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कोलोडियन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं बेटा, इसमें कोलोडियन सॉल्यूशन जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि यूजुअल कोलोडियन इज 4% सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। सेलुलोज जो है, नाइट्रोसेलुलोज, सॉरी, है ना, नाइट्रोसेलुलोज जो है, ये लिखा होगा इसमें, ये रहा, नाइट्रोसेलुलोज का जो 4% सॉल्यूशन है अल्कोहल और ईथर में, उसे हम कोलोडियन सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलोडियन सॉल्यूशन में जब आप उसको डिप करेंगे तो कोलोडियन सॉल्यूशन के पार्टिकल उस पोर्स के साइज को छोटा कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि ये जो होता है ना सॉफ्ट होता है, हमें उसको थोड़ा हार्ड और बनाना है, ठीक है ना, फिल्टर पेपर जो है उसको हार्ड बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हार्ड बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर डिप करेंगे, कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद में, और फिर उसको ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करने से अब हमारे पास जो फिल्टर पेपर आएगा, वो फिल्टर पेपर जो है उसका साइज, उसके पोर्स का साइज जो है छोटा हो गया है और हार्ड भी हो गए हैं। अब उससे अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उससे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे हम, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो एक्चुअली थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। अगर आपको इसको स्पीड अप करना है तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या सक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और आगे चलें, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसे देखेंगे। तो देखिए, वेरियस प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिटेड बाय कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हमें पता है कि पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो जितने ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही हाई होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है। आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ऑस्मेटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने के साथ ये इंक्रीज होती है सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर आगे चलें तो आता है टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। टिंडल इफेक्ट क्या है समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि इफ़ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ डार्क, अगर आप किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन को आप डार्क में रखते हैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। और इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम अ डायरेक्शन ऑफ द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन द लाइट बीम, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क, तो वो डार्क नज़र आएगा। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको अगर आप लाइट में रखते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, उसको अगर आप लाइट में रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो स्कैटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइट को स्कैटर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे जो पाथ है लाइट का वो आपको नज़र आएगा उसमें, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर एक कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पर शो हो रहा है, ये कोलाइडल पार्टिकल है यहाँ पर, और जब लाइट यहाँ पर आकर के इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है
तो वो लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है ये पार्टिकल। और लाइट को स्कैटर करने की वजह से अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखता हूँ तो मुझे ये इसका जो पाथ है लाइट का वो नज़र आएगा। ठीक है, लाइट का पाथ नज़र आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप देखो जो टिंडल इफेक्ट तो ये हो गया, तो जो लाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो लाइट जो है ना वो इसके साथ एक कोन बना रही है, एक एंगल बना रही है। ठीक है, एक कोन का शेप बना रही है, सॉरी एंगल तो क्या बन रहा है, कोन का शेप बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। ठीक है, तो आप टिंडल कोन को भी यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, टिंडल कोन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किस वजह से होता है, जैसे अभी मैंने कहा वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन इन द स्पेस। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ द बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्शन। अब जो इसको और समझे, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में भी आपने देखा होगा जब पिक्चर चलती है तो उस लाइट का पाथ आपको नज़र आता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। या फिर आपने मॉर्निंग में देखा हो कि जो विंडो पेन है वहाँ से जो लाइट आती है उसका पाथ नज़र आता है, वो सब टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन पर भी ध्यान दें। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज़ नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ है अगर उससे छोटा होगा, ठीक है ना, अगर जो आपका डिस्पर्स पार्टिकल है उसका साइज उस वेवलेंथ से छोटा हुआ तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है जो रिफ्रैक्टिव इंडाइस होता है ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है, उनका डिफरेंस जो है मैग्नीट्यूड का वो बहुत ज़्यादा है तो भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर कम हुआ तो नहीं होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब उस कंडीशन में डिस्पर्शन होगा। ये चीज़ ध्यान रखें। ओके, अब ये जो टिंडल इफेक्ट है, सबसे पहले इसको डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है, कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन में जिग्मॉडी ने। जिग्मॉडी साइंटिस्ट का नाम है। टिंडल इफेक्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो भाई जो लाइट जिसमें एल्यूमिनेट हो रही है, लाइट का पाथ नज़र आ रहा है, तो वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें नहीं आ रहा तो वो हमारे पास में ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एन अपरेटस नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो टिंडल इफेक्ट को देखने के लिए जो हम अपरेटस काम में लेते हैं उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन इन अ ग्लास वेसल। ग्लास वेसल में जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है उसके ऊपर हम एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट को फोकस करते हैं। द फोकस ऑफ द लाइट देन ऑब्जर्व विद अ माइक्रोस्कोप। फिर इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं राइट एंगल से। ठीक है, बीम जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके राइट एंगल से देखते हैं। इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल अपीयर एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। और डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट वो हमें एक ब्राइट स्टार्स की तरह नजर आते हैं। ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है ब्राइट स्टार की तरह नजर आएगा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल्स विजिबल बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। एक्चुअली पार्टिकल तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो जो लाइट स्कैटर करते हैं ना, वो लाइट नज़र आती है। Thus, ultra microscope does not provide any information about the size and the shape of the colloidal particle। तो ध्यान रखना, उससे साइज शेप का नहीं पता चलता, बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें वहाँ दिखाई दे जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर। तो कलर को भी देखते हैं, स्टडी करें हम। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो जिस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं वो डिसाइड करती है कि जो कलर है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का वो कैसा होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल। इन पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, नेचर ऑफ पार्टिकल और साइज पर डिपेंड करेगी। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस व्हेन द मैनर इन विच द ऑब्जर्व्ड रिसीव द लाइट। ऑब्जर्व जो लाइट को रिसीव करता है, आप जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं वो जो लाइट आपकी आंखों तक आ रही है
आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जो मिल्क है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वो ब्लू नज़र आता है हमें व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, जब रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ से हम देखते हैं। और रेड नज़र आता है, रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट, और अगर ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से देखते हैं तो हमें वो रेड नज़र आएगा। इसी तरह से गोल्ड के जो फाइनेस्ट सोल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, वो रेड कलर के नज़र आते हैं। एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, फिर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो वो हमें पर्पल, फिर ब्लू और फिर फाइनली गोल्डन कलर का दिखाई देगा। पता है ना, गोल्ड का कलर तो कैसा होता है हमारे पास, येलोइश ब्राइट येलो कलर होता है, गोल्डन कलर ही बोलते हैं अपन उसको। लेकिन अगर उसका साइज छोटा होता चला जाएगा उसके पार्टिकल का, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले गोल्ड से ब्लू, फिर और छोटा करेंगे तो पर्पल, फिर और भी छोटा पार्टिकल हो जाएगा तो उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट को देखा जाता है, ठीक है, तो ये पता चलता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो जिग जैग मूवमेंट करते हैं, आड़ा तिरछा मूवमेंट करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, जिग जैग मूवमेंट, इनका जो ऑब्जर्व किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। अब द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड, बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, ध्यान रखना, ये कोलाइड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पर और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है ना, टेंडेंसी ऑफ फ्लो करने की जो टेंडेंसी है, उस पर डिपेंड करता है। साइज जितना छोटा होगा कोलाइडल पार्टिकल का, ध्यान रखें, उसकी विस्कोसिटी जो है उतनी ही कम होगी और उसका मूवमेंट उतना ही फास्टर होगा, या कहीं ब्राउनियन मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, द ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू बी ड्यू टू अनबैलेंस्ड बोmbardment ऑफ पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। इस चीज़ को समझें, ये रीज़न कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि ये ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है। अब समझना, हमारे पास सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस तो कोलाइडल पार्टिकल्स है और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास में सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली अनबैलेंस बोmbardment करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं डिस्पर्स फेस के पार्टिकल से, और उसी की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं हो पाते और हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, स्टीयरिंग इफेक्ट शो करते हैं और पार्टिकल जो है वो कभी सेटल डाउन नहीं होते, और यही उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वाई कोलाइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि ब्राउनियन मूवमेंट उनको स्टेबल करता है। जैसे ही वो, जैसे मान लीजिए नीचे आ रहे हैं पार्टिकल, ठीक है, जैसे नीचे आ रहे हैं, तो वैसे ही क्या होगा, डिस्पर्शन के पार्टिकल, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल उसको टकराएंगे और फिर उसको मूवमेंट करते हैं, नीचे आएंगे, फिर टकराएंगे, फिर ये मूवमेंट करने लग जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, तो उसको नीचे सेटल डाउन नहीं होने देते। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल जो है, आप देखो कोलाइडल पार्टिकल हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि देखो पॉजिटिवली चार्ज में कौन कौन है, नेगेटिवली चार्ज में कौन कौन सी है। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स जितने भी हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सभी पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जबकि जो केवल मेटल हैं, ध्यान रखना, मेटल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो मेटल कोलाइड्स जो हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो नेगेटिवली चार्ज है। बेसिक डाइज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जबकि एसिडिक डाइज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अलावा
अगर हम बात करें स्टार्च की, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सभी चीज़ें नेगेटिवली चार्ज होती हैं। केवल ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स की बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल